हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी और इसी के अंदर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, या इस फेज चेंज सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, तो इसमें एंट्रोपी चेंज क्या होगा उसको कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये क्या बोलता है कि द एंट्रोपी चेंज दैट इज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड द एंट्रोपी चेंज इज मोर देन जीरो। इसका मतलब कि एंट्रोपी चेंज क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। मतलब कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज मोर देन जीरो, मतलब कि एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ते जा रही है। इसीलिए तो वो कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा मैथमेटिकली पाया गया है कि जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है। एक चीज़ और बात याद रखना कि अगर कहीं एंट्रोपी सिस्टम का डिक्रीज कर रहा होगा तो सराउंडिंग का जो क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी हमेशा सिस्टम के एंट्रोपी से ज़्यादा होगा और ओवरऑल यूनिवर्स का एंट्रोपी भी ज़्यादा ही होगा। मतलब कि ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज होगा, भले ही सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, आगे ऑल नेचुरल प्रोसेसेस दैट इज इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। और मोस्ट ऑफ दिस नेचुरल प्रोसेसेस में इंट्रोपी यूनिवर्स का इंक्रीज होता है, इंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। अब तक हम लोग ने पढ़ लिया कि कैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब कि मोर देन जीरो होगा। भले ही सिस्टम का एंट्रोपी घट सकता है लेकिन यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। और अगर कहीं सिस्टम का एंट्रोपी घट रहा होगा तो सराउंडिंग का जो एंट्रोपी है वो सिस्टम से ज़्यादा बढ़ रहा होगा। मतलब जितना सिस्टम का घट रहा होगा उससे कई गुना ज़्यादा सराउंडिंग का बढ़ रहा होगा और ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को बताता है। ठीक है, और ये भी बताता है कि मोस्ट ऑफ द जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनमें जनरली एंट्रोपी बढ़ता है। ये नेचर है। ठीक है, नेचर है। आगे बात करते हैं कि कैसे हम लोग एंट्रोपी को डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फार्मूला मिलेंगे, लेकिन उन सब का जनरल फार्मूला जो हर एक क्या बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है। ये दोनों आप किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों फार्मूला को, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन। एल एन है अपना नेचुरल लोगैरिथम, है ना, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। या फिर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें जो क्या बोल सकते हैं, जो एन है वो नंबर ऑफ मोल है, बताने की जरूरत नहीं है। सी वी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी पी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एल एन है अपना नेचुरल लोगैरिथम, टी टू है फाइनल टेम्परेचर, टी वन है इनिशियल टेम्परेचर, वी टू है फाइनल वॉल्यूम, वी वन है इनिशियल वॉल्यूम, पी वन है इनिशियल प्रेशर, पी टू है फाइनल प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसी फार्मूला को कैसे हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अप्लाई करके कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हम लोग का कौन सा, आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में अपना डेल्टा भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग वो वाला फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई
V1 ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि डेल्टा V अपना जीरो है, मतलब कि V2 इज इक्वल टू क्या है V1। इसका मतलब क्या है ln V2 बाई V1 क्या हो जाएगा 1, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा क्या जीरो। जब हम लॉग लगाएंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा जीरो, और हम लोग के पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा F इज इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1। सो वही हम लोग को लिख दिए हैं कि डेल्टा S होता है NCV ln T2 बाई T1 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो NR ln V2 बाई V1 का वैल्यू हो जाएगा जीरो। सो सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा है हम लोग का आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब कि डेल्टा पी क्या है जीरो है। ठीक है, डेल्टा पी क्या है जीरो है, मतलब कि P1 बराबर है किसके P2 के। अब देखो इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2, ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है P1 बाई P2, P1 इज इक्वल टू है P2 का, मतलब कि ln P1 बाई P2 क्या हो जाएगा जीरो। मतलब कि अगर कहीं नेचुरल लॉगरिथम को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो log बेस 10 P1 बाई P2, P1 बाई P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों बराबर है, और इसका ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा जीरो। सो ये जो टर्म है ये वाला टर्म अपन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सो बच क्या जाएगा, बच जाएगा ये वाला NCP ln T2 बाई T1। सो इसी को लिख दिए हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होता है वो होता है NCP ln T2 बाई T1। देखो हम लोग यूज कर रहे हैं जनरल फार्मूला को ही, और उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है V1 बाई V2 अपना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो लॉग में V1 बाई V2 का वैल्यू जीरो। सो पूरा वो वाला टर्म हट जाएगा NR ln V2 बाई V1 वाला, और बच जाएगा कौन सा NCV ln T2 बाई T1। सो ये वाला हम लोग का फार्मूला आ गया आइसोकोरिक के लिए। वैसे आइसोबारिक के लिए अपना NR ln P1 बाई P2 वाला टर्म हट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा NCP ln T2 बाई T1 वाला। ठीक है, समझ में आया। आगे आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसमें जो टेम्परेचर चेंज है डेल्टा टी है वो है जीरो। क्या है डेल्टा टी क्या है जीरो है, मतलब कि T1 इज इक्वल टू T2। क्या है T1 इज इक्वल टू T2 है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर है। अब ऐसे केस में जो अपन लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं वो कौन सा, वो दोनों कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों कौन सा वाला, हम लोग डेल्टा S इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। अब देखो हम लोग को T1 इज इक्वल टू T2 है, मतलब कि ln T2 बाई T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो, मतलब फर्स्ट वाला टर्म उड़ जाएगा, बच क्या जाएगा हम लोग का NR ln V2 बाई V1। सो डेल्टा S क्या हो जाएगा NR ln V2 बाई V1। और सिंस हम लोग को पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है P2 V2। ठीक है, अब P1 बाई P2 क्या किसके बराबर हो जाएगा V2 बाई V1 के। सो यहाँ पर NR ln V2 बाई V1 में V2 बाई V1 को रिप्लेस कर देंगे P1 बाई P2 से, तो हम लोग का जो सेकेंड फार्मूला निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा NR ln P1 बाई P2। सो समझ में आया कैसे हम लोग फार्मूला को उसी जनरल फार्मूले से डिराइव कर पा रहे हैं कि NCV ln T2 बाई T1 में क्या हो जाएगा अपन ये वाला टर्म हट जाएगा टेम्परेचर वाला, और सिर्फ कौन सा बच जाएगा NR ln अपन V2 बाई V1, या फिर वही V2 बाई V1 को हम लोग P1 बाई P2 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आगे आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें जो हम लोग का जो हीट है ना, हीट चेंज है वो होता है जीरो। ठीक है, मतलब DQ क्या है हम लोग का जीरो है। अब देखो DQ क्या है हम लोग का जीरो है किसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। सो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग का सिंपल जो जनरल सबसे शुरू में हम लोग फार्मूला पढ़े थे डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई डेल्टा T, ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। और
अब अगर कहीं वो क्या हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, तो वहाँ पर हम लोग को जो जनरल फार्मूला यूज किए थे वो ही अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो वी टू वी वन के बराबर होगा, ना तो टी वन टी टू के बराबर होगा, और ना ही प्रेशर पी वन पी टू के बराबर होगा, इसीलिए कोई भी टर्म इसमें जीरो नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग को जनरल फार्मूला में सभी टर्म्स को यूज करके हम लोग को एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। फिर से बता दे रहा हूँ, एन नंबर ऑफ मोल है, सी भी हम लोग को दिया रहेगा, मोस्टली कांस्टेंट है रहता है वो, और सी पी भी कांस्टेंट रहता है। एल एन है अपना नेचुरल लोगारिथम। सॉल्व करते टाइम हम लोग को नेचुरल लोगारिथम को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। ठीक है, इतना बेसिक मैथ्स तो आप सभी को आता होगा। प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, एन अपना नंबर ऑफ मोल्स है, आर का वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, अगर कहीं इंट्रोपी आप जूल पर केल्विन में चाहिए तो ये वाला आर यूज करेंगे, अगर कहीं आप लोग को कैलोरी पर केल्विन में अगर कहीं इंट्रोपी चाहिए तो आप लोग को यूज करना पड़ेगा 2 कैलोरी पर मोल केल्विन वाला आर का वैल्यू। आर है अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। ठीक है, अपना V2 बाई V1 और P1 बाई P2 का यूनिट का ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि वो रेशियो में है, और जब रेशियो में रहता है तो यूनिट कन्वर्जन का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को सिंपली पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि रेशियो है तो आप लोग को यूनिट कन्वर्जन में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप लोग सिंपली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अब तक हम लोग ने एडियाबैटिक पढ़ लिया, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल भी पढ़ लिया। आखिरी चलते हैं हम लोग किसमें, एंट्रोपी कैलकुलेशन इन फेज चेंज। फेज चेंज मतलब कि अगर कोई सॉलिड है मान लो आइस है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, मतलब वाटर एज ए लिक्विड, और फिर लेटर ऑन वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग को पता है कि सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऑर्डरली होंगे, मतलब उसका एंट्रोपी कम होगा, और जब वो लिक्विड में जाएगा तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, क्योंकि डिसऑर्डर हो जाएगा लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद गैस में जाएगा तो वो और ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, सो इंट्रॉपी क्या हो रहा है, हर स्टेप्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंट्रॉपी हर स्टेप में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो भी इंट्रॉपी इंक्रीज हो रहा है, और लिक्विड से गैस में जा रहा है तो भी इंट्रॉपी इंक्रीज कर रहा है। और वहीं रिवर्स की बात करें, मान लो गैस से लिक्विड में जाएगा तो इंट्रॉपी घटेगा, और लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो इंट्रॉपी घटेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग फेज चेंज में इंट्रॉपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंट्रॉपी चेंज कैलकुलेट करने का फेज चेंज में बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, हम लोग का इंट्रॉपी चेंज फॉर द फ्यूजन मतलब कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो जो इंट्रॉपी चेंज होगा वो होगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन द 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड। मतलब कि 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितना इंथैल्पी चेंज होता है या जितना हीट एब्जॉर्ब करता है इन्वायरमेंट से, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। अब हम लोग को पता है सॉलिड से लिक्विड में जाएगा किस टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट पर। और हमेशा याद रखना ये जो दो फार्मूला है ये तभी वैलिड है जब हम लोग जब क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं, एसटीपी कंडीशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी ये वैलिड है। मतलब हम लोग का जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा वो हमेशा 1 atm प्रेशर पर होगा, यानी दिया रहेगा, तभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 atm प्रेशर पर ही तो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर कहीं प्रेशर हम लोग का कम होता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर में वेपोराइज कर जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि ये जो फार्मूला दोनों अप्लाई करना है, ये तभी अप्लाई करना है जब हम लोग का जो एसटीपी कंडीशन दिया हो, मतलब प्रेशर 1 atm दिया हो, तभी हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। बस आगे क्या है, फार्मूला है सिंपली इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट फॉर द आइस अगर दिया है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दूसरा सॉलिड दिया है तो कोई वो उसका अपना रहेगा। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंट्रोपी चेंज फॉर द वेपोराइजेशन में क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट।
देखो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन द 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स टू द गैस। मतलब कि किसी भी लिक्विड द्वारा इन्वायरमेंट से जितना हीट एब्जॉर्ब किया जाता है लिक्विड से गैस बनने में फॉर द 1 मोल, उसको बोलते हैं इंथैल्पी चेंज फॉर द वेपोराइजेशन। ठीक है। अब ये अगर कहीं स्टेपी कंडीशन पे हो रहा, मतलब 1 atm प्रेशर पे हो रहा हो, तो वहाँ पर होता है बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पर हम लोग का लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहता है, गैस में होता है रिवर्सिबली, गैस में कन्वर्ट होता है रिवर्सिबली। ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी इन फेज चेंज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।